रात के 2 बज रहे थे। कमरे का दरवाज़ा खोल विष्णु अंदर आता है। उसकी निगाहें सीधा सुरभि के मासूम चेहरे पर ठहर जाती हैं। वो अपने कदमों को उसकी ओर बढ़ने से रोक नहीं पाता और सुरभि के करीब आ जाता है। विष्णु सुरभि को गौर से देखने लगता है। वो तकिए के ऊपर अपने पैरों को लादे हुए टेढ़ी मेढ़ी पोजीशन में सो रही थी। उसने नाइट बियर लोअर और टी शर्ट पहन रखा था। सुरभि का टी शर्ट उसके पेट से थोड़ा ऊपर होकर उसके सीने में अटका हुआ था, जिससे उसका नाजुक मुलायम पेट विष्णु की नज़रों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन खुद को काबू करते हुए विष्णु अपनी नज़रें फेर लेता है और अपने आप से ही कहता है, इतनी आसानी से नहीं विष्णु राय, इतनी जल्दी तुम पिघल नहीं सकते। विष्णु मुड़कर जाने लगता है, लेकिन न जाने सुरभि के चेहरे पर ऐसी कौन सी कशिश थी जिसने विष्णु के कदम रोक लिए और वो पलटने पर मजबूर हो गया। विष्णु के जज्बातों से बेखबर सुकून और मासूमियत से सो रही सुरभि इतनी प्यारी लग रही थी कि विष्णु खुद को रोक ना सका और वो आगे बढ़कर सुरभि की ओर झुकते हुए उसके होठों को हल्के से अपने लबों से जोड़ उसे किस करता है और जल्दी से उससे दूर हो जाता है। वो चाहता नहीं था कि सुरभि को इस बात की खबर भी लगे। विष्णु तेज कदमों से बाथरूम की ओर चला जाता है। इधर रेहान अभी भी बदहवास हालत में उसी जगह बैठा हुआ था जहाँ उसकी शादी का मंडप सजा था। हालांकि मंडप तो अब उजड़ चुका था और रेहान के सपने भी, लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो एक सपना था या हकीकत। मुझे कोई बेवकूफ़ बना सकता है, कभी सोचा नहीं था। मुझे तो पता लगा था कि मैं पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना सकता हूँ, लेकिन मैं खुद इतना बड़ा गधा हूँ ये मैंने रियलाइज़ क्यों नहीं किया। अब जब खुद का दिल टूटा, खुद के सपने टूटे, खुद को धोखा मिला, खुद को यूज़ करके छोड़ दिया गया, तब मुझे नैना के दर्द का एहसास हो रहा है। मैंने जो बोया था वही काटा। मेरे कर्मों की सजा है ये। रेहान की आंख से आंसू बहने लगते हैं। तभी विवान तेज कदमों से उसकी तरफ आता है और उसका कॉलर पकड़ उसे उठाते हुए कहता है, रेहान, प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं मिल रहे, तूने देखे हैं क्या? विवान की बात पर रेहान को जैसे सांप सूंघ गया हो। उसके गले के नीचे से थूक भी बड़ी मुश्किल से उतर पाया। रेहान की हवाइयाँ उड़ी देख विवान घबराते हुए कहता है, पेपर्स कहाँ है रेहान? वो भाई, स्वाति हमारे लिए नया घर खरीदना चाहती थी और उसने मुझसे कहा कि उसे प्रॉपर्टी पेपर्स की ज़रूरत है लोन करवाने के लिए। मैंने उसे कहा था कि मैं ये घर कैश में खरीद सकता हूँ, लेकिन उसने मुझसे कहा कि वो हमारे सपनों का महल अपनी मेहनत से बनाना चाहती है। उसने कहा कि अभी उसके पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं हैं, इसलिए लोन करवाने के बाद वो उसकी किस्तों को खुद भरेगी और ये घर वो अपनी मेहनत से बनाएगी। विवान हक्का बक्का हो रियान की ओर देखता है और बेचैन होते हुए कहता है, डोंट से दैट, कि तुमने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। रियान, तुम हमारे प्रॉपर्टी पेपर से एक अनजान लड़की को कैसे दे सकते हो? अनजान नहीं थी वो भाई, पागलों की तरह प्यार करने लगा था मैं उसे, और वो भी इतना चाहती थी मुझे कि मेरे लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की थी उसने। ये सब उस विष्णु राय का खेल है। उसी ने मेरी स्वाति को छीना है मुझसे। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। रियान के इतना कहते ही विवान उसे एक जोर का थप्पड़ लगाता है। रियान खामोश हो जाता है। विवान उसका कॉलर पकड़ उसे झकझोरते हुए कहता है, बंद कर यह स्वाति 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 की माला जपना। कसम से तू इतना बड़ा इडियट होगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तेरी ये दो कौड़ी की मोहब्बत में बर्बाद कर दिया तूने हमारा सारा एम्पायर। सब खत्म कर दिया तूने। शर्म आती है तुझे अपना भाई कहते हुए? आज से शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। इतना का विमान अपनी पॉकेट से अपना मोबाइल निकाल अपने कान में लगाते हुए वहां से निकल जाता है और रियान खामोश खड़ा रह जाता है। अगले दिन सुबह डाइनिंग टेबल पर दादी निर्मला जी और विष्णु बैठे हुए थे। विष्णु अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। सुरभि किचन की ओर से अपने हाथ में पराठे लिए हुए आती है तो एक हवा का झोंका सुरभि की महक को समेटे विष्णु के पास से गुजरते हुए उसे सुरभि के एहसास की खबर देता है। इस एहसास से विष्णु अपनी बेसब्र निगाहें उठा सुरभि की ओर देखता है। उसके सिमटे हुए बालों से दो जुल्फें निकली हुई उसके गाल पर लहरा रही थी। उसने ब्लैक कलर की साड़ी विद स्लीवलेस ब्लाउज पहना हुआ था। साड़ी के बीच में से झांक रहा उसका गोरा मुलायम बेदाग पेट और पतली लहराती हुई कमर विष्णु की नज़रों को खुद से चिपका चुकी थी। विष्णु चाहकर भी अपनी प्यासी नजरें सुरभि के अट्रैक्टिव बदन से हटा नहीं पा रहा था। सुरभि दादी और निर्मला जी के पराठे देकर विष्णु के बिल्कुल नज़दीक खड़ी हो जाती है और अपने हाथ में ली हुई प्लेट से विष्णु की प्लेट पर पराठे रखती है। इस समय सुरभि विष्णु के हाथ से अपनी कमर जानबूझकर टच करते हुए झुककर पराठा रखती है।
सुरभि की सरकत से विष्णु का शरीर झंझना उठा। उसके बदन में एक अजीब सी गुदगुदाहट महसूस होने लगी। वो अपने मुंह में आए थूक को गटकते हुए अपनी जगह पर उठ खड़ा होता है और कहता है, मेरा हो गया, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। इतना कह विष्णु किसी का जवाब सुने और किसी की ओर देखे बिना ही तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। यह देख सुरभि मनी मन चिढ़ते हुए कहती है, डेविल राय, तुम विश्वामित्र बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैंने भी मेनका बन तुम्हारी तपस्या न तोड़ी ना। तो मेरा नाम सुरभि विष्णु राय त्रिपाठी नहीं हूँ। दूसरी ओर नैना अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी उसका फोन बजता है। वो अपने फोन में अनजान नंबर देख सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके कॉल रिसीव करती है। तो नैना के कुछ बोलने से पहले ही उसके कानों में रियान की आवाज़ सुनाई देती है। नैना, मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज मुझसे एक बार मिल लो, एक आखिरी बार। इसके बाद शायद मैं तुम्हें कभी ना मिलूं। मैं मर रहा हूँ नैना, मैं उस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। बस जाने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज। इतना कर रियान फोन कट कर देता है और नैना अवाक रह जाती है। उसके आंसू भी अब जैसे एक जगह पर थम से गए थे। रवि जो दरवाजे पर खड़ा नैना को देख रहा था, जो शायद समझ चुका था कि नैना किसकी आवाज़ सुन इतनी बेचैन हो गई। रवि भारी कदमों से नैना के पास आकर उसे मायूस निगाहों से देख कहता है, रियान का फोन था। रवि की आवाज़ सुन नैना एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन फिर खुद को काबू करते हुए कहती है, रवि, मुझे रियान के पास जाना है, वो खुद को कुछ कर लेगा, मुझे जल्दी जाना होगा। नैना के मुंह से अभी भी रियान की फिक्र और उसका जिक्र सुन रवि के अंदर जैसे कुछ टूट सा गया हो, जिसकी आवाज़ सिर्फ उसे ही सुनाई दी थी। वो अपने दिल के टुकड़ों को समेटे हुए खामोशी से नैना के बेचैन भाव को पढ़ रहा था। नैना वहां से जाने लगती है तो रवि उसकी कलाई पकड़ लेता है और उसके सामने आकर उसके चेहरे को देख कहता है, अभी भी रियान से प्यार करती हो? अभी भी तुम्हें इतनी फिक्र है? रवि की बात पर नैना झल्लाते हुए कहती है, ये कोई वक्त है ये सवाल करने का? मैंने कहा ना रियान खुद को कुछ कर लेगा अगर मैं उसके पास नहीं गई तो। नैना अपनी कलाई छुड़ा कहती है, हटो मेरे रास्ते से, जाने दो। नैना आगे बढ़ती है कि रवि फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। तुम्हें होगा, पर मुझे उस जान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं चलता हूँ तुम्हें लेकर। कहाँ चलना है? नैना कुछ पल खामोशी से रवि को देखती है और फिर होश में आते हुए कहती है, लोकेशन भेजी है उसने, जल्दी चलो। इतना कह नैना वहां से आगे बढ़ जाती है और रवि ना चाहते हुए भी नैना के पीछे उसका साथ देने के लिए चल पड़ता है। रात का वक्त सुरभि बेचैनी से इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खोल विष्णु अंदर आता है। विष्णु को देख सुरभि अपनी जगह पर ठहर जाती है। विष्णु सुरभि को पूरी तरह इग्नोर कर आईने के सामने खड़ा होता है और अपनी टाई निकालने लगता है। सुरभि धीमे धीमे कदमों से विष्णु के बिल्कुल पीछे खड़ी हो जाती है और हिम्मत जुटाकर कहती है, वो, मुझे आपसे बात करनी है। विष्णु अपने हाथ से घड़ी निकालते हुए सुरभि की ओर देखे बिना कहता है, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, आई एम बिजी नाउ। सुरभि कुछ कहने को होती है कि विष्णु घड़ी को साइड टेबल पर रखते हुए क्लोसेट की ओर बढ़ जाता है। सुरभि को इग्नोर करते हुए विष्णु सीधा बाथरूम के अंदर घुस जाता है। सुरभि अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए कहती है, डियर हस्बैंड, देखती हूँ कब तक खुद को मजबूत करके रखते हो। जीत तो मेरी ही होगी। सुरभि अभी भी विष्णु के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक लोअर में विष्णु बाहर आता है। उसके गीले गीले बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को कंट्रोल करने के लिए ठंडे पानी का शॉवर लेकर निकला हो। उसकी बॉडी मसल्स उसकी टी शर्ट के ऊपर उभरी हुई दिख रही थी। सुरभि अपनी निगाहों से विष्णु की अट्रैक्टिव बॉडी को तराश ही रही थी, लेकिन वो देखती है कि विष्णु अपने हाथ में लिया टॉवल सोफे पर फेंक कमरे से बाहर की ओर जा रहा है। इस बात से हड़बड़ाते हुए सुरभि दौड़कर विष्णु के पास जाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। विष्णु उसे तीखी नजरों से देख कहता है, क्या कर रही हो ये? मैंने कहा ना मैं बिजी हूँ, स्टडी रूम में जा रहा हूँ, काम है मुझे। विष्णु की बेरुखी पर सुरभि मासूमियत से उसे देखती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, सॉरी ना, अब इतना क्या गुस्सा होना। मैंने आपको स्वाति के साथ उस होटल के अंदर जाते देखा तो मुझे बुरा लगा, इसलिए मैंने आप पर गुस्सा निकाल दिया। मुझे थोड़ी ना पता था कि स्वाति कौन है और आप उसके साथ मिलकर क्या प्लान बना रहे हैं। और आपने एक बार मुझे बताया भी तो नहीं कि आप क्या करने वाले हैं उन दोनों सिंघानिया ब्रदर्स के साथ। अगर मुझे पता होता कि आप स्वाति से क्यों मिल रहे हैं तो मैं थोड़ी नाराज होती। सुरभि की बात पर विष्णु अपना हाथ छुड़ा कहता है,
भरोसा नाम की भी कोई चीज़ होती है मिसेस त्रिपाठी। आपको मुझ पर भरोसा रखना चाहिए था। ये नहीं कि किसी लड़की के साथ होटल के अंदर जाते देख लिया तो बस अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना ली। और अगर देख ही लिया था तो मुझसे सवाल करती, मुझसे जवाब मांगती ना, कि इस तरह मुझसे रूठकर हमारे रिश्ते के बीच गलतफहमियां पालती। एक बात और सुन लो, तुमसे पहले मेरी जिंदगी में एक ही लड़की आई थी जो मेरी होकर भी मेरी नहीं थी। तो अगर देखा जाए तो तुम वो पहली लड़की हो जो सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। अगर मुझे लड़कियों में इतना ही इंटरेस्ट होता तो मैं तुमसे मिलने से पहले ही किसी न किसी से शादी कर चुका होता। विष्णु की बातें सुन सुरभि अपनी गलती रियलाइज करते हुए अपना चेहरा नीचे झुका लेती है। तो विष्णु अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि मुझसे यूं नाराज मत हो, क्योंकि अगर मैं रूठा तो बहुत पछताओगी। सुरभि रोनी सूरत बनाए हुए विष्णु की आंखों में देखती है तो विष्णु भी एक पल के लिए उसकी मासूमियत भरी नजरों में देखने लग जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो पिघलता, वो अपनी नजरें फेर लेता है और अपने मन में कहता है, इतनी आसानी से नहीं मिसेस त्रिपाठी, बहुत परेशान किया है तुमने। अब मेरी बारी है, मैं इतनी जल्दी नहीं पिघलने वाला। विष्णु तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। यह देख सुरभि अपने आंसू रोक नहीं पाती। तो वहीं दूसरी ओर रवि की कार एक सुनसान एरिया में रुकती है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। कुछ दूर पर लगी हुई स्ट्रीट लाइट्स का थोड़ा प्रकाश वहां तक पहुंच रहा था, जहाँ रियान एक लाश की तरह खड़ा था। वो एकटक अपने सामने आकर रुकी उस कार की ओर देखता रहता है। कार में से नैना उतरती है और रियान की ओर देखने लग जाती है। रियान भी नजरें उठाकर नैना के दर्द में सिमटे चेहरे को देखते हुए आगे बढ़ता है। दोनों एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस वक्त दोनों ही अपने अपने दर्द में थे। रवि भी कार से उतरकर चुपचाप उन दोनों को देख रहा था। नैना और रियान को शायद अपना दर्द बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन कोई रवि का दर्द समझ नहीं सकता था। इस वक्त रवि के दिल पर क्या बीत रही थी, वो सिर्फ रवि ही जानता था। नैना और रियान एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। दोनों कुछ पल एक दूसरे की निगाहों में देखते रहते हैं कि अचानक ही रियान नैना की पीठ में अपने हाथ रख उसे अपने सीने से लगा लेता है। इसी के साथ ही रवि जल्दी से उन दोनों की ओर अपनी पीठ कर लेता है। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था नैना और रियान को इतने करीब। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गाल में ठहर गए थे, जिन्हें पहुंचते हुए रवि खुद से ही सवाल करता है, तुम्हें क्यों जलन हो रही है? तुम तो हमेशा से जानते थे कि वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तुमने तो उसे अब पाने की आस कभी अपने दिल में रखी नहीं थी, तो फिर आज उसे खोने से क्यों डर रहे हो? तुम नैना के दिल में रियान की जगह कभी नहीं ले पाओगे। बेहतर है कि उन दोनों के रास्ते से हट जाओ। इतना कर अभी वहां से दूर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा देता है। रियान अभी भी नैना को सीने से लगाए हुए था और नैना बिल्कुल खामोश थी, जैसे उसके शरीर में जान ही ना बची हो। रियान नैना को अपने सीने में कसते हुए कहता है, माफ कर दो यार, बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। मुझे तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहिए था नैना। आज मुझे बखूबी एहसास है कि किस कदर तोड़कर रख दिया है मैंने तुम्हें। सच में बहुत दर्द होता है जब कोई हमारे इमोशंस का यूज करता है। रियान नैना का चेहरा अपनी हथेलियों में भर उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, बहुत तकलीफ होती है जब कोई हमारे साथ प्यार करने का झूठा दिखावा करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई धारदार हथियार से इस दिल को चीर रहा हो। आज एहसास हुआ कि ये ना सहन होने वाला दर्द मैंने तुम्हें कितनी बेदर्दी से दिया था। रियान का गिल्ट आंसू बनकर उसके चेहरे को भिगो चुका था। नैना उसे यूं गिल्ट में देख बिल्कुल खामोश थी, एक टक बस उसे देखे जा रही थी। रियान अपने आंसू पोंछ नैना का हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या अभी भी सब कुछ सही नहीं हो सकता नैना? मैं जानता हूँ तुम उस नौकर के साथ नहीं रहना चाहती। मेरी गलती की वजह से तुम्हें यह शादी करनी पड़ी थी। तुम मेरे पास वापस आ जाओ नैना। मैं, तुम, हमारा बच्चा तीनों साथ रहेंगे। हम दोनों को एक दूसरे का साथ मिल जाएगा तो दोनों ही अपना दर्द भूल जाएंगे। नैना बिना किसी भाव के कहती है, रवि नाम है उसका। यह सुन रियान कहता है, ठीक है रवि, रवि के साथ तुम खुश नहीं रह पाओगी, और वो कितना भी कहे कि इस बच्चे को अपना बना लेगा, लेकिन तुम खुद सोचो, क्या वो किसी और के बच्चे को एक बाप की तरह प्यार कर पाएगा? नहीं नैना, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि एक बार, सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा कर लो और मेरे पास लौट आओ नैना। इस बार तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। कसम से मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। प्लीज मेरे पास लौट आओ नैना। नैना रियान की ओर देख कहती है, अब ये पॉसिबल नहीं है रियान। रियान नैना की बाजुओं को पकड़ कहता है, क्यों पॉसिबल नहीं है नैना?
तुम बस एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं तुम्हें थाम लूंगा। नैना रियान से 2 कदम पीछे हो कहती है। अब क्या थामना रियान, जब गिराया ही तुमने था। नैना की बात सुन रियान दर्द भरी नजरों से उसे देखने लग जाता है। नैना रियान की नजरों में देख कहती है, दर्द देने वाला जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती। रियान, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था, और आज मुझे तुम्हारे जैसे धोखेबाज इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने मुझ पर तरस खाकर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान भेजा है जो मुझसे सच्चा प्यार करता है, मेरा पति। कहते हुए नैना की आंखों में एक चमक आ जाती है। वो रियान की आंखों में झांक कर कहती है, तुमने मुझे जिस मोड़ पर छोड़ा था वहां से मेरे पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा था रियान। मैं खुदकुशी करने वाली थी। उस वक्त मुझे किसने बचाया? मेरे पति ने। जानते हो, जो लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाए उसे लोग और समाज क्या कहते हैं? बदचलन, करेक्टरलेस। और इस करेक्टरलेस लड़की का हाथ थामने में उस इंसान ने एक बार भी नहीं सोचा वो मुझसे ऐसा प्यार करता है रियान, जो मैंने और तुमने एक दूसरे से कभी नहीं किया। उसने तो मुझे पाने की ख्वाहिश तक नहीं रखी अपने दिल में कभी। वो बस मुझे चाहता रहा अपने मन में। रियान ना यकीन करने वाले बावलिए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती। नैना एक मुस्कान लिए कहती है, हाँ मैं उससे प्यार नहीं करती, लेकिन उसकी इज्जत जरूर करने लगी हूँ। और मेरे दिल में उसके लिए जो रिस्पेक्ट है ना, वो एक दिन प्यार में जरूर बदल जाएगी। इतना कह नैना वहां से जाने के लिए मुड़ती है कि तभी रियान उसकी कलाई पकड़ लेता है और दर्द भरी आवाज में कहता है, मैं मर जाऊंगा अगर तुम मेरे पास नहीं लौटी तो। नैना अपनी कलाई छुड़ा एक एक शब्द को बड़े आराम से कहती है, गो टू हेल। नैना की बात सुनकर रियान की आखिरी उम्मीद भी जैसे चकनाचूर हो चुकी थी। वो खामोश खड़ा था तो नैना उसे तीखी नजरों से घूरते हुए वहां से निकल जाती है। इधर विष्णु कमरे में आता है तो सुरभि उसे कहीं दिखाई नहीं देती। ये देख विष्णु की बहुएं सिकुड़ जाती हैं, लेकिन तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है तो विष्णु की नजरें उस ओर ठहर जाती हैं। सुरभि ने हॉट एंड सेक्सी रेड कलर वन पीस नाइट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें उसका परफेक्ट फिगर काफी ज्यादा विजिबल हो रहा था। उसकी नाइटी का नेक काफी डीप था, जिसमें उसके अट्रैक्टिव क्लीवेज साफ दिखाई दे रहे थे। उस ड्रेस की लेंथ इतनी भी नहीं थी कि सुरभि की गोरी जांघें भी ठीक से ढक सकें। उस ड्रेस में सुरभि के एक एक अंग को तराशते हुए विष्णु के मुंह में तो अब तक पानी आ चुका था। विष्णु की ललसाई नजरों को भाव सुरभि के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो खुद को सहज करते हुए विष्णु के करीब आती है और कहती है, आपका काम खत्म हो गया हो तो मुझे आपसे बात करनी है। सुरभि की बात सुन विष्णु अपने भाव छुपाते हुए ऐसा दिखाता है जैसे उसे अभी तक कुछ फर्क नहीं पड़ा। सुरभि को ऐसे देख, नहीं मुझे अभी बहुत काम है, इतनी रात हो गई है, तुम सो जाओ। ये सब कहते हुए विष्णु को कितनी मुश्किल हो रही थी यह विष्णु के अलावा कोई नहीं समझ सकता था। विष्णु जाकर सोफे पर बैठ जाता है और अपना लैपटॉप उठा उसे ओपन करते हुए उस पर अपनी नजर जमा लेता है। यह देख सुरभि मन ही मन मुस्कुराती है और अपना बॉडी लोशन अपने हाथ में उठा सीधा बिस्तर पर बैठ जाती है। विष्णु की नजर तो लैपटॉप पर थी, लेकिन वो फिर भी चोरी चोरी सुरभि को निहार रहा था। सुरभि अपनी हथेलियों में बॉडी लोशन लेकर अपने गोरे गोरे पैरों में लगाने लगती है। जैसे जैसे सुरभि के हाथ उसकी जांघों से होते हुए उसके सॉफ्ट पैरों तक फिसल रहे थे, वैसे वैसे विष्णु की डिजायर भरी निगाहों को अपने साथ फिसलने पर मजबूर कर रहे थे। विष्णु की सांसें तेज होने लगी थीं, लेकिन वो खुद को काबू करते हुए वापस अपनी नजरें अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर टिका लेता है। सुरभि विष्णु के दिल का सारा हाल बखूबी समझ रही थी। उसने भी जैसे आज विष्णु के कंट्रोलिंग पावर को फुस कर देने की कसम खाई हुई थी। सुरभि दोबारा बॉडी लोशन अपनी हथेलियों में लेते हुए अपनी गर्दन में अपनी हथेली को घुमाने लगती है। विष्णु डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन अपनी आंखों की कनखियों से सुरभि को देखे जा रहा था। सुरभि इतने मोहक तरीके से अपने गले से सीने तक अपनी हथेलियों को घुमाती है कि विष्णु अपनी चाहत को रोक नहीं पा रहा था। जैसे तेज पानी की धार बड़े से बड़े पत्थर को भी अपने साथ बहाकर ले जाती है, वैसे ही विष्णु की डिजायर, उसकी चाहत, उसकी तलब, उसकी सारी नाराजगी को अपने साथ बहाकर ले गई थी। उसे बस अब सुरभि को पा लेने की बेचैनी परेशान करने लगी। इस बार वो सुरभि से नजर नहीं हटा पाया। वो भूल गया कि उसने काम का बहाना बनाने के लिए अपने पास लैपटॉप रखा हुआ है। सुरभि भी समझ चुकी थी कि उसका काम हो चुका है। वो मन ही मन मुस्कुराकर बिस्तर से उठती है और अपना लोशन साइड में रखते हुए अपनी लंबी जुल्फों को मरोड़कर
एक मैसी जूड़ा बनाती है। तो जुल्फों का पर्दा हटने से सुरभि की गोरी पीठ विष्णु की नज़र में चमकने लगती है। उसकी ड्रेस का गला पीछे से इतना डीप था कि उसकी कमर तक का हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सुरभि वापस बिस्तर पर बैठ जाती है और अपना ब्लैंकेट उठा उसे ओढ़ते हुए विष्णु की ओर देखकर कहती है, गुड नाइट प्रतिदेव। यह देख विष्णु, जो सुरभि में इतनी देर से खोया हुआ था, अपने होश में आते हुए लैपटॉप को साइड में रखता है और अपनी जगह से उठकर सुरभि के करीब आते हुए कहता है, तुम्हारी सारी चाल मैं अच्छे से समझ रहा हूँ लड्डू। यह सब जो मुझे तड़फाने के लिए खेल खेला है ना तुमने, वो बहुत महंगा पड़ने वाला है तुम्हें। विष्णु सुरभि का ब्लैंकेट उसके बदन से हटा मधुर आवाज में कहता है, एंड यू कैंट इमेजिन कि सारी रात मैं तुम्हें कितना तड़फाने वाला हूँ। विष्णु की इस बात पर सुरभि आंखें बड़ी कर उसे देखते हुए कहती है, आप तो नाराज हैं मुझसे, तो जाइए अपना काम करिए, मुझे नींद आ रही है। यह कह सुरभि वापस से अपना ब्लैंकेट अपने ऊपर ओढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन विष्णु उस ब्लैंकेट को खींचकर साइड में फेंकता है और खुद सुरभि के ऊपर आ जाता है। सुरभि उठने की कोशिश करते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप? विष्णु सुरभि की नाजुक कलाइयों को ऊपर ले जाते हुए अपने एक हाथ में कैद कर लेता है और तिरछा मुस्कुराकर कहता है, वही जो तुम इतनी देर से मुझसे करवाना चाह रही थी। अब कोई नखरा नहीं लड्डू, आई वांट यू राइट नाउ। इतना कर विष्णु झटके से सुरभि के नाजुक होठों को अपने लबों के बीच कैद कर लेता है और उसके होठों को पेशन के साथ चूमने लगता है। विष्णु सुरभि के होठों को मजबूती से कैद किए हुए था। अब तो सुरभि की सांसें उखड़ने लगी थी। विष्णु से आजाद करते हुए तिरछा मुस्कुराकर उसके चेहरे को देख कहता है, पछताने वाली हो तो मिसेस त्रिपाठी, छोड़ूंगा नहीं आज तुम्हें। सारा हिसाब चुकता करना होगा तुम्हें। यह सुन सुरभि मन ही मन पछताने लगती है कि क्यों उसने विष्णु के अंदर के डिजायर को उकसाया, लेकिन बेचारी करती भी क्या। अपने पति की नाराजगी दूर करने का झटपट तरीका तो शायद यही था जो सुरभि को इजी एंड फास्ट लगा था, लेकिन अब विष्णु की धमकियां उसे डरा रही थी। सुरभि के सहमे हुए चेहरे को एकटक देखते हुए विष्णु धीरे से अपना हाथ उसके पेट से पीठ तक सरकाता है और उसकी ड्रेस की जिप को बड़ी नजाकत से खोलता है। सुरभि कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब सुरभि के शरीर पर सिर्फ ब्लैक इनर वियर थे, जिससे उसका फिगर और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। सुरभि का संगमरमर सा सफेद चमकता बेदाग बदन विष्णु की नसीली आंखों में झूलने लगा। विष्णु सुरभि की सुराहीदार गर्दन पर अपने ओठ घुमाते हुए जुनून के साथ किस करने लगता है। विष्णु का किस कठोर था। वो बीच बीच में सुरभि की गर्दन और इसके क्लीवेज पर बाइट करके लाल निशान भी दे रहा था। विष्णु की हरकतों से सुरभि सिहरने लगी थी। उसका बदन मचलने लगा था। उसकी तेज सांसें विष्णु को भी बेचैन करने लगी थी। विष्णु अपने ओठ सुरभि के मुलायम पेट पर रख उसे पैसन के साथ चूमने लगता है। सुरभि विष्णु के बालों को अपनी मुट्ठियों में कसते हुए आहें भरने लगती है। सुरभि विष्णु की पीठ पर अपनी हथेलियां चलाते हुए उसके आगोश में समाने लगती है। विष्णु अपने जोश और जुनून को सुरभि पर लुटाते हुए उससे बेनता प्यार कर रहा था। सुरभि भी खुद को पूरी तरह से विष्णु के हवाले कर चुकी थी। एक दूसरे के प्यार और चाहतों में उलझे हुए न जाने कितनी रात हो चुकी थी। इधर नैना रवि को काफी देर से ढूंढते हुए बेचैन हो उठी थी। तभी उसकी नज़र एक पेड़ से टिककर खामोश खड़े रवि पर पड़ती है, तो वो सुकून की सांस लेती है। वो रवि के करीब आती है और उसकी ओर देखने लग जाती है। रवि बिल्कुल खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में नमी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक हारा हुआ इंसान है जिसने अपना सब कुछ खो दिया है। रवि की इस हालत को देख नैना उसके कंधे पर हाथ रखती है। नैना का एहसास पाकर रवि अपने होश में आते हुए उसकी ओर देखता है। नैना को अपने सामने देख रवि हैरान होते हुए कहता है, नैना तुम यहाँ? तो तुम्हें क्या लगा मैं उस रियान के साथ चली जाऊंगी? नैना की आवाज़ सुन रवि हड़बड़ाते हुए अपना सिर नामे हिलाता है और कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। रवि बोल ही रहा था कि तभी नैना कड़क आवाज में कहती है, अगर तुमने ऐसा नहीं सोचा तो फिर मुझे उसके पास छोड़कर यहाँ इतनी दूर आकर अकेले क्यों बैठे हो? नैना की बात पर रवि को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। वो कुछ सोचकर कहने को होता है कि तभी नैना बोल पड़ती है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा मकसद, तुम्हारा स्वार्थ कभी नहीं जान पाऊंगी? मैंने कहा था ना कि एक दिन पता लगा कर रहूंगी कि आखिर तुमने मुझसे शादी क्यों की। क्या स्वार्थ था तुम्हारा इसके पीछे? चाहते क्या थे तुम? तो मैंने सब कुछ पता लगा लिया है मिस्टर रवि कुकरेजा। तुम्हारा असली मकसद मेरे सामने है। नैना की बात पर रवि कुछ पल के लिए खामोश रह जाता है, लेकिन फिर कुछ घबराते हुए कहता है, देखो नैना, मैं कोई तुम्हारे भाई की प्रॉपर्टी नहीं लूटना चाह रहा हूँ।
तुमसे शादी करने के बदले। हाँ, मेरा अपना स्वार्थ था, लेकिन वो तुम्हें मैं नहीं समझा सकता। पर यकीन करो, मैंने ये सब विष्णु सर को इम्प्रेस करने या प्रमोशन पाने के लिए नहीं किया था। यह सब मैंने इसलिए किया था कि तुम मुझसे प्यार करते थे हमेशा से। नैना की बात सुन रवि अवाक रह जाता है। उसका दिल जोर से धड़क उठता है। उसे एहसास भी नहीं था कि नैना को इस बात की खबर लग चुकी है। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि अगर कभी नैना को उसकी दीवानगी का एहसास हो गया तो वो उसे क्या जवाब देगा, क्या कहेगा उससे अपनी सफाई में। रवि को खामोश देख नैना डबडबाई आंखों से उसे देख कहती है, यही मकसद था तुम्हारा मुझसे शादी करने के पीछे? यही स्वार्थ छुपा था तुम्हारा इन सब में कि तुम हमेशा से मुझे प्यार करते रहे हो और मुझे कभी इस बात की खबर तक नहीं लगने दी? इतना प्यार करते हो तुम मुझसे कि जहाँ सबने मेरा साथ छोड़ दिया था वहाँ तुमने मेरा हाथ थामा, और तुम्हारे इस एहसान के बदले में मैंने तुम्हें क्या दिया? बेइज्जत किया तुम्हें, शक किया तुम पर, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तक को मैंने चोटें पहुंचाई, और इन सब में तुमने एक बार भी पलटकर मुझे दर्द नहीं दिया। मेरी हर हरकत को मुस्कुराकर टालते रहे। बस, ये कैसा प्यार है तुम्हारा? नैना की आंखों से बह रहे आंसू उसके गालों से अपना रास्ता बना नीचे तक उतरने लगे थे। यह देख रवि उसके मोटे मोटे आंसू अपनी हथेलियों से पोंछ कहता है, यह जो एक तरफा प्यार होता है ना, यह ऐसा ही होता है, बिल्कुल सेल्फलेस, निस्वार्थ। एक तरफा प्यार में आप चाह कर भी उसे पाने की ख्वाहिश नहीं रख सकते, चाह कर भी उससे कोई उम्मीद नहीं रख सकते, चाह कर भी उससे हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि वो इंसान तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हारा कोई हक नहीं है उस पर। रवि की बात पर नैना उसकी आंखों में देख कहती है, तुमने मुझसे कभी कहा क्यों नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? रवि मुस्कुराकर कहता है, अपने दिल पर हाथ रखकर बताना। अगर मैं तुमसे कहता कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट करती? क्या तुम्हें मेरी फीलिंग सुनकर हंसी नहीं आती? रवि की बात पर नैना अपनी नजर नीचे झुका कहती है, कह तो तुम सच रहे हो। मैंने तो कभी तुम पर ध्यान ही नहीं दिया था। कभी सोचा नहीं था कि किस्मत एक दिन हम दोनों को ऐसे मजबूत बंधन में बांध देगी। लेकिन अगर मुझे पता होता तो कम से कम मैं तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी तो ना करती जितनी मैंने पिछले कुछ दिनों से की है। इस तरह तुम्हें हर्ट तो ना करती। रवि नैना की ठुड्डी पर अपनी उंगली रख उसका चेहरा अपनी ओर उठा कहता है, मैं तुम्हारी किसी बात से हर्ट नहीं होता, सिवाय तुम्हारी आंखों में आंसू देखने के। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देखना चाहता नैना, तुम्हारे होठों पर मुस्कान देखना चाहता हूँ। चाहे उसके बदले तुम मेरा हाथ छोड़ रियान का हाथ ही क्यों ना थाम लो। बस तुम खुश रहो और कुछ नहीं चाहिए। रवि की इस बात पर नैना उसका कॉलर पकड़ लेती है और उसे आंखें दिखाती हुई कहती है, डोंट से इट अगेन। तुम अब मुझसे अपना पीछा कभी नहीं छुड़ा पाओगे मिस्टर कुरकुरे। नैना की बात पर रवि के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। नैना कुछ पल उसे देखती है और फिर उसके सीने में छुप जाती है। रवि कसकर नैना को अपनी बाहों में भर लेता है। नैना के बालों पर हाथ फेरते हुए रवि की आंखों में खुशी के आंसू झलकने लगते हैं। उसने सच में कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ऐसा मोड़ भी आएगा जब उसका प्यार उसकी बाहों में होगा। नैना से शादी करके भी रवि को कहीं ना कहीं पता था कि नैना उसकी कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि रवि उससे अपने दिल की बात कभी कह नहीं सकेगा और नैना रियान को कभी भुला नहीं सकेगी। लेकिन आज नैना उसके इतने करीब थी। आज पहली बार प्यार और इज्जत से उसने रवि से बात की। शायद इतना ही काफी था रवि के लिए। अगली सुबह विष्णु जिम करने के बाद कमरे में आता है तो उसकी नज़र सुरभि पर पड़ती है, जो ब्लैंकेट से लिपटी हुई सुकून से सो रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त ऐसा नूर था जो उसकी खूबसूरती और मासूमियत पर चार चांद लगा रहा था। विष्णु अपने कदम बढ़ा सुरभि के नज़दीक आ जाता है और झुककर बड़े प्यार से उसका माथा चूम लेता है। सुरभि को बेफिक्र सोता हुआ देख विष्णु के होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। उसे ऑफिस के लिए रेडी होना था, इसलिए वो बाथरूम की ओर बढ़ जाता है। कुछ देर बाद सुरभि कसमसाते हुए अपनी आंख खोलती है। वो कुछ पल शांत लेटी रहती है और कल रात की विष्णु की हरकतों को याद कर मुस्कुरा देती है। सुरभि इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए मन में सोचने लगती है, शायद डेविल राय ऑफिस के लिए निकल गया। सुरभि जमीन में पड़ी अपनी ड्रेस उठा पहनती है। तभी बाथरूम का गेट खोल विष्णु बाहर आता है। वो एक नज़र सुरभि पर डालता है और आईने के सामने खड़े हो अपने गले में लटक रही टाई को सही से बांधने लगता है। सुरभि उसे मासूमियत से देख कहती है, आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? विष्णु अपनी टाई बांध सुरभि की ओर देख हल्का मुस्कुराता है और उसके करीब आकर कहता है, सख्त हूँ पर इतना भी नहीं कि तुम इतने रोमांटिक तरीके से मुझे मनाओ और उसके बाद भी मैं ना मानूं। यह सुन सुरभि को कल रात के पल याद आने लगते हैं
और वो शर्माते हुए अपनी गर्दन झुका लेती है। विष्णु उसके चेहरे को गौर से देख कहता है, तुम ठीक तो हो ना? सुरभि मुंह बनाती हुई कहती है, हाँ, वो बस नींद आ रही है। यह सुन विष्णु हल्का मुस्कुराकर वापस आईने के सामने खड़ा हो जाता है और अपने बालों में कंघी फिराते हुए कहता है, तो सो जाओ, क्या जरूरत है उठने की? नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। विष्णु की बात पर सुरभि अपनी बहुओं से कोरते हुए कहती है, आप ही तो रात में देर तक जगे, उसके बाद भी आप इतनी सुबह उठकर अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही? विष्णु मुड़कर सुरभि की ओर देख कहता है, मेरी तो आदत है, और फिर नींद पूरी करने में लग जाऊंगा तो सपने अधूरे रह जाएंगे। सुरभि विष्णु को सवालिया निगाहों से देखती हुई कहती है, तो क्या जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है? सुकून कुछ नहीं। पैसा शायद सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। पैसा है तो पावर है, पैसा है तो जिंदगी आसान है, पैसा है तो सब तुम्हारे साथ है, वरना कोई भी नहीं। सुरभि आगे कुछ कह नहीं पाती। वो शायद विष्णु की इस सोच से सहमत नहीं थी, लेकिन जानती थी कि विष्णु के साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से निर्दोष होने के बावजूद उसे जेल में सजा काटनी पड़ी, उन सब सिचुएशन ने उसे पैसों के पीछे भागने पर मजबूर कर दिया है। सुरभि को खामोश देख विष्णु उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से उसका माथा चूम लेता है। सुरभि सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। विष्णु अपने होंठ हटा सुरभि के चेहरे को देखते हुए कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे मिस करती रहना, आई लव यू। सुरभि प्यार से विष्णु की आंखों में देख मुस्कुराकर कहती है, लव यू टू विष्णु। विष्णु कुछ पल सुरभि के चेहरे को देखता है और फिर तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। सुरभि कुछ देर खामोश खड़ी विष्णु को जाते हुए देखती रहती है और फिर एक गहरी सांस ले बाथरूम की ओर बढ़ जाती है। दूसरी ओर विवान की कार उसके ऑफिस के बाहर रुकती है। विवान के साथ उसका असिस्टेंट पीयूष भी था। विवान आगे बढ़ ऑफिस के अंदर जाने को होता है कि बाहर खड़े गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। यह देख विवान की बहुएं तन जाती हैं। वो उन गार्ड्स को गुस्से से घूरते हुए कहता है, हाउ डेयर यू, मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? उनमें से एक गार्ड सिर झुकाकर कहता है, बॉस का ऑर्डर है, उन्होंने आपको इस ऑफिस के अंदर आने से मना किया है। यह सुन विवान उस गार्ड का कॉलर पकड़कर झल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा बॉस मैं ही हूँ गधों, था लेकिन अब नहीं। यह बात सुन विवान अपनी बहुओं से कोड़ते हुए अपने पीछे पलटकर देखता है, जहाँ विष्णु ब्लैक सूट, ब्लैक गॉगल और चमचमाती हुई ब्लैक शूज पहने हुए अपनी रोबीली आंखों से विवान को देख उसके पास आता है। तेजा भी उसके साथ साथ चल रहा था। विष्णु को देख विवान गुस्से में कहता है, तू मेरे ऑफिस में क्या कर रहा है? ना ना, तुम्हारा नहीं, से ऑफिस और सिंघानिया इंडस्ट्रीज विष्णु राय त्रिपाठी के नाम हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हारा सब कुछ मेरा हुआ। विष्णु की यह बात सुनकर विवान की धड़कनें जैसे थमने को थी। विष्णु का खेल तो वो उसी वक्त समझ गया था जब रियान के मुंह से यह पता चला था कि उसने प्रॉपर्टी पेपर स्वाति को दिए थे। लेकिन फिर भी विवान अंदर ही अंदर ये उम्मीद किए बैठा था कि शायद वो पेपर्स अभी तक स्वाति के पास ही होंगे और किसी भी कीमत पर विवान उन्हें हासिल कर लेगा। लेकिन विष्णु के मुंह से यह सब सुनकर कि विवान के ऑफिस और उसकी कंपनी पर अब से उसका अधिकार है, विवान खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। फिर भी अपना डर और घबराहट अपने चेहरे पर न दिखाते हुए विवान कहता है, यह हक तुम्हें किसने दिया, तुम मेरी चीजों पर अपना हक बता सको? विष्णु तिरछा मुस्कुराकर कहता है, खुद तुमने। रिमेम्बर, तुम्हारे भाई की शादी में तुमने मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर पर साइन किए थे और बस तभी तुमने वो हक मुझे दे दिया था, क्योंकि उसके ऊपर कुछ पेपर जरूर रजिस्ट्रेशन के थे, लेकिन सारे नहीं। ये सुन विवान खुद पर गुस्सा करते हुए अपनी आंखें कसकर बंद करता है। अपने भाई के प्यार में मैं इतना पागल कैसे हो गया कि विष्णु राय की चाल को समझ नहीं सका। सब बर्बाद हो गया। विवान को सोच में डूबा देख विष्णु अपना चश्मा उतार अपनी पॉकेट में लटकाते हुए कहता है, विवान सिंघानिया, तुमने बहुतों की लाइफ तबाह की है, आकृति की, मेरी, लेकिन तुम्हें मेरी बहन तक नहीं पहुंचना चाहिए था। मैं खुद पर किए वार को माफ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली पर कोई वार करे तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इतना कर विष्णु ऑफिस के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी विवान की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, मैं अभी हारा नहीं, खुद को जीता हुआ मत समझना विष्णु राय। इस दुश्मनी को तुमने एक लेवल और आगे बढ़ा दिया है। मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन अपना सब कुछ वापस लेकर रहूँगा। विष्णु पलटकर विवान की ओर देख कहता है, कोशिश कर लो, बिना कोशिश किए हार माननी भी नहीं चाहिए। गार्ड्स, कोई इस ऑफिस के अंदर कदम ना रखने पाए। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। दोनों विमान को अपनी आंखों से टसन देते हुए मुड़कर ऑफिस के अंदर चला जाता है और तेजा भी उसके पीछे अंदर की तरफ चल देता है। विमान अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर लेता है।
पीयूष विमान की ओर देख कहता है, सर मैं चलता हूँ, मुझे दूसरी जगह नौकरी देखनी होगी। अब आप सैलरी कैसे दे पाएंगे मुझे? पीयूष की बात पर विमान उसे खा जाने वाली नजरों से देख कहता है, भाड़ में जाओ। ये सुन पीयूष का मुंह बन जाता है। विमान तेज कदमों से वहां से निकल जाता है। नैना अपने कमरे में खामोश बैठी हुई थी। उसके दिलो दिमाग में बस रियान की बातें गूंज रही थी। उसका रोना गिड़गिड़ाना न जाने क्यों नैना भूल नहीं पा रही थी। वो अपनी सोच में घूमी थी कि रवि कमरे में आता है। वो फॉर्मल कपड़ों में ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था। रवि नैना की ओर देख कहता है, नैना मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आई थिंक तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। मैं रास्ते में तुम्हें बीआर हाउस छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। रवि की बात पर नैना उठकर खड़ी हो जाती है और उसके करीब आते हुए कहती है, मैं यहीं ठीक हूँ। वैसे भी अब यही तो मेरा घर है ना। रवि नैना के बिल्कुल करीब आते हुए उसकी आंखों में देख कहता है, मैं जानता हूँ तुम यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो। ऊपर से प्रेगनेंसी में तुम्हें ऐसे अकेले रहना पड़े, वो मुझे मंजूर नहीं। नैना कुछ पल रवि को देखती है और फिर उसकी पीठ में अपने हाथ कसते हुए उसके सीने से लग जाती है। इस बात से रवि को कुछ हैरानी होती है, लेकिन साथ ही वो नैना की करीबी से खुश भी होता है। रवि नैना की कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने आगोश में ले लेता है और उसे कसकर अपने सीने में छुपाए हुए कहता है, वाट हैपेंड नैना, तुम ठीक तो हो ना? नैना रुंधी हुई आवाज में कहती है, मैं उसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी वो मेरे जहन में याद बनकर घूम रहा है। मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रही हूँ रवि? तो मेरा साथ दे दो उसे भूलने में। तुम उसकी यादें मिटाने में मेरी हेल्प करो ना प्लीज। नैना की बात सुन रवि उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भर उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, वक्त पर छोड़ दो सब कुछ। मैं तो तब भी तुम्हारे साथ था जब तुम मुझसे प्यार करती थी, और मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ जब तुम मुझसे नफरत करती हो। नैना खामोश रह रवि की आंखों में देखती रहती है। रवि नैना के चेहरे से अपनी आंखें हटा उसके होठों को निहारने लगता है। नैना के मुलायम होठों पर नजरें पड़ते ही रवि की धड़कनें तेज हो जाती हैं। नैना जब रवि की गर्म सांसें अपने होठों पर महसूस करती है तो अपनी आंखें हौले से बंद कर लेती है। रवि अपने लबों से नैना के होंठ छू लेता है। लबों के जुड़ते ही दोनों की धड़कनें स्पीड में धड़कने लगती हैं। रवि नैना के मुलायम होठों को जेंटली चूमना चाह रहा था, लेकिन उसके अंदर के जोश ने उसके किस को जुनून में बदल दिया। वो काफी देर तक नैना के होठों को चूमता रहा। कुछ पलों के बाद नैना के होठों को आजाद कर रवि उसकी गर्दन में अपने होंठ घुमाने लगा। नैना खामोश थी। वो बस आंख बंद किए रवि के हर टच को फील कर रही थी। रवि नैना की ड्रेस को उसके कंधे से खिसका उसके कंधे पर अपने होठ रखता है, लेकिन अचानक ही जैसे वो अपने होश में आ चुका था, वो नैना की ड्रेस सही करते हुए उसे दो कदम पीछे और गिल्ट के भाव लिए कहता है, आई एम सॉरी नैना। आई नो, मुझे ऐसे तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे क्लोज नहीं आना चाहिए था। पता नहीं मैं खुद पर काबू क्यों नहीं रख पाया। सॉरी। रवि को पीछे हटते देख नैना उसके करीब आ उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में कसकर पकड़ उसकी आंखों में देख कहती है, प्लीज तुम एक बार मुझे छू लो रवि, क्योंकि मैं अपने तन और मन से रियान की छुअन का एहसास मिटा देना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे एहसास में जीना चाहती हूँ। अपने प्यार भरे टच से उसके गंदे इरादों की छुअन को धो दो रवि, प्लीज। तब शायद मैं उसके साथ बिताए वक्त को भूल कर आगे बढ़ पाऊँ। रवि एकटक नैना को देखता रहता है। उसे एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ कि कल तक जो नैना उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, आज वो खुद रवि को अपना सब कुछ सौंप रही है। नैना अभी भी रवि की ओर उम्मीद से देख रही थी। उसके जज्बात उसकी आंखों से बहने लगते हैं तो रवि उसका चेहरा बड़े प्यार से अपनी हथेलियों के बीच भर लेता है और उसके अश्कों को अपने लबों से पीने लगता है। नैना उसके एहसासों में अपनी आंखें बंद कर लेती है। तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में, तुझ में ही गुम हो जाऊं, तेरे नाम में खो जाऊं। रवि नैना को किसी नाजुक फूल की तरह अपनी बाहों में उठाता है और उसके चेहरे पर अपनी नजरें टिकाए हुए उसे औले से बिस्तर पर लिटा देता है। नैना भी रवि की आंखों में झांक रही थी, तो वहीं रवि नैना के बगल में लेट उसे अपनी ओर घुमा लेता है और उसके होठों पर अपने होठ रख जेंटली चूमने लगता है। रवि का एक हाथ जो नैना के गाल को सहला रहा था, अब धीरे धीरे नीचे उतरने लगा था। नैना सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। रवि नैना के होठों को छोड़ उसकी गर्दन में अपने होठ घुमाते हुए किस करने लगता है। बदन की आग अब दोनों तरफ से इतनी बढ़ चुकी थी कि दोनों ही एक दूसरे के आगोश में समाने को तड़प उठे। रवि बड़े आराम से नैना के बदन से अपना बदन जोड़
उसके पहलू में खुद को समा देता है और इसी के साथ ही नैना की आंखों के कोनों से आंसू बह निकलते हैं, जिन्हें नीचे उतरने से पहले ही रवि अपने लबों के अंदर समेट लेता है। रवि का हर टच बहुत ही सॉफ्ट और जेंटली था, क्योंकि वो जानता था कि नैना की प्रेगनेंसी को 2 मंथ से ऊपर का समय होने वाला है। तो वो नहीं चाहता था कि नैना को किसी भी तरह की तकलीफ हो या उसे हर्ट हो। कुछ पल के लिए सारी दुनिया को भुला दोनों एक दूसरे में खोए रहे। अंत में रवि नैना की बगल में लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना? इन समय मैंने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया? रवि की बात पर नैना मुस्कुराकर उसकी ओर देखते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे हर एहसास ने जैसे मेरे शरीर को फिर से प्योर कर दिया। ऐसा फील हो रहा है जैसे अब मैं अपवित्र नहीं हूँ। इतना कह नैना सुकून से अपनी आंखें बंद कर रवि के सीने में छुप जाती है। नैना को अपनी बाहों में छुपते हुए देख रवि के होंठों पर एक मुस्कान आ जाती है। वो नैना के बालों को सहलाते हुए उसे प्यार से देखने लग जाता है। दोनों थकान के कारण नींद के आगोश में जा चुके थे। सुरभि अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि दादी सोफे पर बैठी हुई हैं। सुरभि को देख दादी मुस्कुराकर उसे अपने पास बैठने का इशारा करती हैं। सुरभि उनके पास बैठ कहती है, दादी आप कहीं जाने की तैयारी में हैं? सुरभि की बात सुन दादी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती हैं, हाँ मैं और निर्मला दोनों जा रहे हैं। तू चलेगी हमारे साथ? सुरभि सवालिया लहजे में कहती है, कहाँ दादी? कुछ साल पहले विष्णु ने शहर से कुछ दूर पर एक जमीन खरीदी थी। वो अपने पापा की याद में गरीब असहाय बच्चों के लिए एक अनाथ आश्रम बनवाना चाह रहा था। तो अब आश्रम लगभग बनकर तैयार हो चुका है। जल्दी विष्णु उस आश्रम का उद्घाटन करने वाला है। तो हम बस उस आश्रम को देखने जा रहे हैं। विष्णु चाहता है कि एक बार हम सब कुछ देख लें और यदि कोई कमी हो तो उद्घाटन से पहले उसे बता दें। दादी की बात सुन सुरभि के होठों पर मुस्कान आ जाती है। उसने सोचा नहीं था कि विष्णु जो कभी अपने चेहरे पर किसी तरह के कोई भाव नहीं आने देता, वो अंदर से इतना सॉफ्ट है कि गरीबों की मदद के लिए इतना कुछ कर रहा है। दादी सुरभि को खोया हुआ पाती हैं तो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं, तू चल रही है ना हमारे साथ? दादी मैं, लेकिन वो। सुरभि को सोच में डूबा देख दादी मुस्कुराकर कहती है, विष्णु की फिक्र मत कर, वो खुद सुबह ऑफिस जाते जाते कह गया था कि तुझे भी साथ लेकर जाऊं। यह सुन सुरभि खुश हो जाती है और हमें अपना सिर हिला देती है। तभी निर्मला जी तैयार होकर नीचे आती हैं और उन दोनों की ओर देखकर कहती हैं, चलें? दादी निर्मला जी और सुरभि तीनों ड्राइवर और कुछ गार्ड के साथ शहर से लगभग 30-40 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर विष्णु अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था। इतने में केबिन का गेट खोल रवि हड़बड़ाते हुए अंदर आता है और विष्णु के सामने खड़ा हो जाता है। रवि को देख विष्णु अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है, कब से फोन कर रहा था तुझे, कहाँ रह गए थे? टाइम देखा है? यह ऑफिस आने का टाइम नहीं बल्कि ऑफिस से जाने का टाइम है। विष्णु की बात पर रवि अपना सिर झुका कहता है, सॉरी सर, वो एक्चुअली वो नैना को। रवि को शब्द नहीं मिल रहे थे जिससे वो अपनी बात पूरी कर सके, लेकिन रवि के मुंह से नैना का जिक्र सुन विष्णु थोड़ा परेशान हो उठा। वो अपनी चेयर से उठ रवि के पास आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ नैना को? इज ही ओके? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? विष्णु के सवाल सुन रवि खुद को सहज कर कहता है, जी सर वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इवन मैंने उसे कहा भी कि मैं उसे बीआर हाउस छोड़ देता हूँ, लेकिन वो नहीं मानी। रवि की बात सुन विष्णु एक गहरी सांस ले कहता है, इट्स ओके। ये तो अच्छी बात है कि नैना अपनी जिम्मेदारियां समझने की कोशिश कर रही है। विष्णु की इस बात के बदले रवि बस मुस्कुरा देता है। लेकिन अचानक ही विष्णु की नज़र रवि के शर्ट के कॉलर के पास बने लिपस्टिक के हल्के निशान पर चली जाती है, जिससे कि विष्णु कुछ अनकंफर्टेबल महसूस करते हुए जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। वो कुछ पल खामोश रहता है। रवि हिम्मत जुटा कहता है, सर सॉरी मैं आज लेट हो गया, लेकिन मैं एक्स्ट्रा टाइम तक ऑफिस में रहकर सारा काम खत्म कर लूंगा। डोंट वरी। विष्णु तीखी नजरों से रवि की ओर देख कहता है, कोई जरूरत नहीं है, नैना घर में अकेली होगी, जाकर उसका ध्यान रखना। मैं तो कहता हूँ कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो तुम। रवि समझ नहीं पा रहा था कि विष्णु ये सब कह के उसे ताने दे रहा है या फिर वो सीरियस है। रवि अपनी सोच में गुम था कि तभी विष्णु अपनी नजरें अपने लैपटॉप में जमाए हुए बोल पड़ता है, बाथरूम में जाओ और खुद को अच्छे से चेक करो एंड रिमूव द मार्क्स। ये सब कहते हुए विष्णु अपने चेहरे पर कड़क भाव रखता है। विष्णु की बात सुन रवि कुछ न समझ पाने वाले भाव लिए केबिन से बाहर निकल जाता है। विष्णु अपना सिर झटकते हुए वापस अपने लैपटॉप पर बिजी हो जाता है।
रवि सीधा बाथरूम के अंदर जाता है और खुद को गौर से देखते हुए मन ही मन कहने लगता है, कौन से मार्क्स की बात कर रहे थे सर? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रवि कुछ पल खुद को आड़ा टेढ़ा होकर देखता है, लेकिन तभी उसकी नज़र उसकी शर्ट के कॉलर के पास लिपस्टिक के निशानों पर जाती है, तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो क्या सोच रहा होगा, इस बात को इमेजिन कर करके रवि के पसीने छूट रहे थे। वो जल्दी से टिश्यू पेपर उठा अपने निशानों को साफ करने लगता है। अचानक वो निशान साफ करते हुए रवि को नैना की याद आ जाती है। नैना के साथ जो पल वो बिताकर आया था, उन्हें सोचकर रवि के होठों पर एक मुस्कान छा गई। वो एक गहरी सांस ले खुद को स्मेल करता है। नैना की खुशबू अभी भी उसके बदन में छुपी हुई थी। उस खुशबू को महसूस कर रवि का रोम रोम खिल उठा। तो वहीं दूसरी ओर सुरभि दादी और निर्मला जी उस खूबसूरत सी जगह पर पहुंच चुके थे। चारों ओर मैदान और बीच में एक बड़ा सा हाउस। सब लोग उस हाउस के अंदर जाते हैं। लगभग 30 से 40 कमरे थे, जिनमें से हर कमरे में लगभग 8 से 10 बच्चों के सोने की व्यवस्था थी। एक तरफ 3 से 4 बाथरूम, एक और किचन जहां उन बच्चों के लिए खाना पकाया जाएगा। तो वहीं एक बड़ा सा हॉल जहां सारे बच्चे मिलकर पढ़ाई करेंगे। खेल का मैदान और जरूरत की सारी चीजें लगभग मौजूद थी। अनाथ बच्चों के लिए इस तरह की व्यवस्था देख सुरभि के होंठ खिल गए। उसे मन ही मन विष्णु पर बहुत फक्र महसूस हो रहा था। दादी और निर्मला जी दूसरी ओर थीं और सुरभि अपनी धुन में घूम रही थी। तभी अचानक कोई उसकी बाजू पकड़ उसे कमरे के अंदर खींच लेता है। सुरभि की चीख निकलने से पहले ही वो इंसान सुरभि का मुंह अपनी हथेली से बंद कर उसे दीवार के सहारे चिपका देता है। सुरभि आंखें बड़ी करके अपने सामने खड़े उस इंसान को देखने लग जाती है। सुरभि अपने सामने विष्णु को देखती है तो उसकी हथेली को अपने मुंह से हटा नाराजगी के भाव लिए कहती है, क्या हरकत है ये? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। सुरभि की बात सुन विष्णु अपने दोनों हाथ दीवार में टिकाते हुए सुरभि को अपने सीने के पास कैद कर लेता है और उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, सॉरी लड्डू, मैं तो सरप्राइज देना चाह रहा था, तुम्हें डराने का इरादा नहीं था मेरा। सुरभि विष्णु के सीने पर हाथ रख कहती है, चलिए अब दूर हटिए, मुझे दादी और माँ के पास जाना है। विष्णु सुरभि के गाल पर हाथ रख अपनी आंखों में चाहत लिए उसे देख कहता है, ऐसे कैसे? इतना पास आकर खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा ना? सुरभि कुछ कहने को होती है कि विष्णु उसके मुलायम होठों को झटके से अपने होठों के बीच कैद कर लेता है। विष्णु के ऐसा करने से सुरभि का बदन गुदगुदा उठा। उसने अपने दोनों हाथ विष्णु के कंधे पर रख उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। विष्णु सुरभि के मुलायम कमर को अपनी गर्म हथेली से सहला रहा था और उसके लबों को अभी भी जुनून के साथ चूमे जा रहा था। यह पहली बार तो नहीं था कि दोनों इतने करीब थे, लेकिन हर बार जब वो करीब आते थे तो एक नया सा एहसास दोनों को बेकाबू कर देता था। बहुत मुश्किल था कि एक दूसरे की बाहों में खुद को बहकने से रोक सकें। विष्णु सुरभि के होठों को आजाद कर अपने लबों को उसकी गर्दन में घुमाने लगता है। सुरभि झटके से विष्णु को दूर करते हुए आंख दिखा कहती है, कहीं भी शुरू हो जाते हैं आप, हद से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अपनी नजरों से विष्णु को घूरते हुए सुरभि वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी विष्णु उसकी कलाई पकड़ लेता है। सुरभि पीछे पलट विष्णु की ओर देखती है तो विष्णु जोर से उसे अपनी ओर खींच लेता है। सुरभि सीधा विष्णु के सीने से टकरा जाती है। उसके बाल विष्णु के चेहरे से लेकर उसकी शर्ट तक में चिपक जाते हैं। विष्णु सुरभि की कमर में अपना हाथ कसते हुए उसकी जुल्फों को किनारे लगा मधोसी में कहता है, तुम भाव में हो और हम हद में रहें। मोहब्बत में कोई इतना शरीफ भी नहीं होता। हर पल जब मैं तुम्हारे करीब होता हूँ, मैं खुद को बहकने से रोक नहीं पाता। तलब सी लगी रहती है दिलो दिमाग में तुम्हारे प्यार की। तुम्हारा इश्क वो नशा है जो 24 घंटे मेरे सिर पर सवार रहता है। विष्णु सुरभि के होंठ हौले से चूम अपना चेहरा पीछे करते हुए मासूम बन कहता है, अब इसमें मेरी क्या गलती है लड्डू? विष्णु की प्यार भरी बातें सुन सुरभि हल्का मुस्कुरा देती है और अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहती है, ज्यादा फिल्मी बातें करने की जरूरत नहीं है, अब बाहर चलिए। माँ और दादी परेशान हो रही होंगी मुझे ना पाकर। अच्छा ठीक है, बाकी की हदें मैं रात में तोड़ूंगा। बी रेडी। विष्णु की बात सुन सुरभि अपनी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों से उसे घूरने लगती है, तो बदले में विष्णु भी हल्का मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लेता है और वहां से बाहर चला जाता है। दादी और निर्मला जी सुरभि को ढूंढ ही रहे थे, तभी सुरभि उनके पास आ जाती है। ये देख निर्मला जी उसे डांटते हुए कहती हैं, कब से ढूंढ रही हूँ बेटा, कहाँ चली गई थी? वो माँ। सुरभि कुछ कहती उससे पहले ही निर्मला जी की नज़र सुरभि के पीछे खड़े विष्णु पर पड़ती है। विष्णु को निर्मला जी कहती हैं, विष्णु तू कब आया?
बस अभी आया माँ। विष्णु दादी और निर्मला जी की ओर देखते हुए कहता है। दादी, माँ, कैसा लगा सब कुछ? कुछ कमी है तो बताइए दादी। दादी मुस्कुराकर कहती हैं, कुछ कमी नहीं है बेटा, तूने सारी व्यवस्था बड़े अच्छे से की है। तभी विष्णु मुस्कुराकर कहता है, दादी, यहाँ लगभग 300 से 400 अनाथ बच्चों का भविष्य बनाऊंगा मैं। उनकी ज़िंदगी में सारी फैसिलिटी होगी। जिन चीज़ों के लिए वो तरस रहे हैं, यहाँ उन्हें सब हासिल होगा। मैं कोशिश करूंगा उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने दें। दादी विष्णु के सर पर हाथ फेर मुस्कुराकर कहती है, बेसहाराओं को सहारा देना तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है बेटा। भगवान करे कि तू दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे, ताकि तेरी उस तरक्की से इन गरीब बच्चों का भी भला हो सके। सबके चेहरे खिले हुए थे, सब खुश थे। निर्मला जी कभी विष्णु को देखती तो कभी सुरभि को। वो अपने मन में कहने लगती हैं, आकृति ने जो दिन दिखलाए थे, उसके बाद कभी सोचा नहीं था कि मेरे विष्णु की ज़िंदगी में कभी खुशी के पल आएंगे। लेकिन भगवान का बहुत शुक्रिया जो उन्होंने सुरभि को हमारे विष्णु के भाग्य में लिखा। दोनों साथ में कितने सुंदर दिखते हैं, बिल्कुल राम सीता की जोड़ी है दोनों की। इन्हें किसी की नज़र ना लगे, दोनों हमेशा खुश रहें। तभी निर्मला जी के कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। निर्मला जी अपने ख्यालों से बाहर आती हैं तो विष्णु उन्हें देख कहता है, कहाँ खोई हुई है माँ? मैं पूछ रहा था कि आप अभी रुकेंगी यहाँ पर या हम घर के लिए निकलें? विष्णु की बात सुन निर्मला जी हाँ में अपना सिर हिला देती हैं। कहती हैं, हाँ बेटा, चलो निकलते हैं। दादी और निर्मला जी ड्राइवर और कुछ गार्ड्स के साथ वहां से निकल चुके थे और सुरभि विष्णु के साथ उसकी कार में बैठी हुई थी, जहाँ आगे की सीट पर ड्राइवर और तेजा बैठे हुए थे। सुरभि विष्णु की ओर देखती है, जो मोबाइल को कानों में लगाए हुए किसी से बात कर रहा था। यह देख सुरभि मुंह बना खिड़की के बाहर की ओर देखने लग जाती है। तभी सुरभि के कानों पर विष्णु की आवाज़ पड़ती है, कुछ कहना चाह रही हो? सुरभि अपना सिर घुमा विष्णु की ओर देख कहती है, आपको कैसे पता? विष्णु तिरछा मुस्कुराकर कहता है, तो किसे पता होगा? मैं तुम्हारी इन घबराई हुई आंखों को पढ़कर समझ गया था कि तुम कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन कहने में हिचकिचा रही हो। नाउ टेल मी की बात क्या है? सुरभि अपना तूक अंदर कर घबराते हुए कहती है, वो आपने अनाथ आश्रम में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स भी रखे होंगे ना? विष्णु भौहों से कोड़ते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, 2 टीचर हायर कर लिए हैं, बाकी के भी जल्दी मिल जाएंगे। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? सुरभि कुछ पल खामोशी से विष्णु की ओर देखती है, तो विष्णु से अपनी काली आंखों से घूरते हुए कहता है, जो तुम सोच रही हो वो नहीं हो सकता। विष्णु की बात सुन सुरभि मुंह बनाते हुए कहती है, क्यों नहीं हो सकता? मैं ये करना चाहती हूँ। मैं उस अनाथ आश्रम के बच्चों की टीचर बनना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी ये काम करने में। प्लीज, विष्णु आंखें दिखाते हुए कहता है, इस फितूर को अपने दिमाग से अभी निकाल दो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन सुरभि कुछ कहने को होती है कि विष्णु अपना हाथ दिखा उसे चुप रहने का इशारा करता है और कहता है, कह दिया ना, ये नहीं हो सकता, बात खत्म। विष्णु की ऐसी बेरुखी देख सुरभि की सूरत रोने जैसी हो जाती है। वो नाराज होकर विष्णु से अपना मुंह मोड़ लेती है और कार की खिड़की से बाहर झांकने लगती है। शायद सुरभि की नाराजगी देख विष्णु को एहसास होने लगा था कि उसने सुरभि के साथ ज़्यादा ही सख्त बिहेव कर दिया। वो सुरभि के कंधे पर हाथ रखने ही वाला होता है कि तभी कार अचानक से रुकती है। विष्णु सामने की ओर देखता है तो घर आ चुका था, लेकिन विष्णु वापस सुरभि की ओर देखता है तो सुरभि मुंह फुलाए हुए कार का दरवाजा खोल पैर पटकते हुए अंदर की ओर चली जाती है। यह देख विष्णु एक गहरी सांस लेता है और अपना सिर झटकते हुए कार से उतरता है। तेजा भी कार से बाहर उतर विष्णु की ओर देख कहता है, सर, आपने विवान सिंघानिया पर नजर रखने के लिए कहा था, इसलिए अपने आदमियों ने बताया कि विवान सिंघानिया कई सारे वकीलों से मुलाकात कर चुका है, लीगली अपना सब कुछ वापस लेने के लिए। विष्णु तिरछा मुस्कुराकर कहता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएगा। सर, आगे क्या करना है? तेजा की बात सुन विष्णु कुछ पल के लिए खामोश रहता है, फिर एक गहरी सांस ले कहता है, शादी हो गई है तुम्हारी? यह सवाल सुन तेजा के एक्सप्रेशन कुछ बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी खुद को नॉर्मल करते हुए तेजा ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नो सर। कोई गर्लफ्रेंड? विष्णु के इस तरह के सवालों पर तेजा मन ही मन सोचने लग जाता है कि अचानक बॉस को हुआ क्या है। तेजा विष्णु की ओर देख कहता है, नहीं सर। क्यों? लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है क्या तुम्हें? विष्णु तेजा को नीचे से ऊपर तक देख कहता है। तेजा सिर झुकाकर कहता है, सर, 24 घंटे में 20 घंटे तो मैं आपके साथ रहता हूँ, बाकी के बचे 4 घंटे में नींद पूरी करूँ या गर्लफ्रेंड बनाऊँ? तेजा का ऐसा जवाब सुन विष्णु उसे तीखी नजरों से घूरता है तो तेजा घबराते हुए कहता है, सॉरी सर, जाओ नींद पूरी करो, सुबह मिलते हैं।
इतना क्या विष्णु सिर झटकते हुए वहां से अंदर की ओर चला जाता है। तेजा चुपचाप खड़ा विष्णु के अजीब बिहेवियर के बारे में सोचता रह जाता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।